नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे बीए पार्ट 1 जो कुछ हफ्तों में एग्ज़ाम होने वाली है। बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस का 2022 जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं और यह क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। जिन्होंने नहीं देखा है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस बीए पार्ट 1 आप ऑनर्स से हो या सब्सिडी से, आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से हो या अदर यूनिवर्सिटी से, अगर आपके सिलेबस में यह क्वेश्चन है तो आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं कौन सा वह क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है। तो इससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने नहीं कर रहा है, और बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को शेयर दोस्तों में जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, राजनीति के उदारवादी दृष्टिकोण की विवेचना करें। राजनीति के उदारवादी दृष्टिकोण की विवेचना करें। डिस्क्राइब द लिबरल व्यूज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इसके अंतर्गत हम जानेंगे दोस्तों राजनीतिक उदारवादी दर्शन की परिभाषा को जानेंगे। दूसरा पॉइंट जानेंगे उदारवादी दर्शन के कितने रूप होते हैं, कितने रूप हैं। तीसरा पॉइंट जानेंगे परंपरागत और आधुनिक उदारवाद का उदाहरण क्या है, और अंत में जानेंगे उदारवादी दर्शन के प्रमुख लक्षण क्या है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। राजनीति के उदारवादी दृष्टिकोण की विवेचना करें। तो उत्तर होगा राजनीतिक चिंतन के प्रारंभिक काल से लेकर अब तक राज्य और राजनीति के प्रति जो भी दर्शन प्रतिपादित किए गए हैं उनमें सबसे प्रमुख उदारवादी मार्क्सवादी दर्शन है। उसमें सबसे प्रमुख उदारवादी और मार्क्सवादी दर्शन है। उदारवादी दर्शन 17वीं सदी से लेकर अब तक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन पर छाया रहा। पश्चिमी यूरोप के देश इंग्लैंड और अमेरिका पर इसका प्रभाव सबसे अधिक हुआ। प्रारंभ में उदारवादी केवल मध्यम वर्ग विशेष तथा व्यापारी वर्ग के हितों का दर्शन था, परंतु बाद में इसने एक ऐसे राष्ट्रीय समुदाय के दर्शन में परिवर्तित होने का प्रयास किया जिसका आदर्श सभी व्यक्तियों के हितों के लिए रक्षा करना हो गया, सभी व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना हो गया। तो दोस्तों उदारवादी दर्शन के कितने रूप है, पीछे क्वेश्चन था। उदारवादी दर्शन के 2 रूप है। प्रथम रूप प्रारंभिक उदारवाद और नकारात्मक उदारवाद, और दूसरा आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद। तो इसको हम डिटेल से जानते हैं। पहला प्रारंभिक या नकारात्मक उदारवाद। तो उदारवाद मुख्यतः यूरोप की 2 महान क्रांतियों, पहला सांस्कृतिक पुनर्जागरण और धर्म सुधार की उपज है। उदारवाद मुख्यतः यूरोप की 2 महान क्रांतियों सांस्कृतिक पुनर्जागरण और धर्म सुधार की उपज है। 17वीं शताब्दी में हॉब्स और लॉक के राजनीतिक चिंतन के साथ इसका उदय हुआ। 18वीं और 19वीं शताब्दी में परंपरागत उदारवाद ने अनेक अवसरों पर प्रगति किया। उदारवादी चिंतन ने दास प्रथा पर प्रहार किया और इस प्रकार मानवीय स्वतंत्रता तथा समानता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने संसदीय संस्थाओं में सुधार और वयस्क मताधिकार को अपनाने पर जोर दिया, जिसके आधार पर इंग्लैंड में चुनाव क्षेत्रों में पुनर्गठन हुआ। मजदूरों की दशा में सुधार के प्रयत्न किए गए और नए औद्योगिक नगरों को लोक सदन में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। दूसरा है आधुनिक जनतंत्रात्मक या सकारात्मक उदारवाद। तो उदारवादी दर्शन ने, इसका डिफिनेशन होगा, उदारवादी दर्शन ने मार्क्सवादी चिंतन को ठुकरा दिया और उसने आदर्शवाद के साथ सामंजस्य करते हुए अपने विचारों को संशोधित किया और 19वीं सदी के अंतिम वर्षों और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में प्रतिपादित उदारवाद के इस नवीन तथा सामंजस्यकारी रूप को ही नव उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद का नाम दिया गया। मिल ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के द्वारा उचित वेतन,
राज्य के द्वारा उचित वेतन, सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था और समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए और समाज की उत्पादन क्षमता और मानवीय साधनों का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। इस संबंध में उसके राष्ट्रीय समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी विरोध नहीं किया गया। ग्रीन ने इसे आधुनिक जनतंत्रात्मक या सकारात्मक उदारवाद को विस्तृत कर दिया, बढ़ा दिया, फैला दिया और उसने राज्य के सभी महत्वपूर्ण हितों का समावेश हो सकता था। इतना फैला दिया कि उसमें राज्य के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों का समावेश हो सकता था। उदारवादी दर्शन के प्रमुख लक्षण। तो पहला है लक्षण, उदारवादी दर्शन का केंद्र बिंदु व्यक्ति है। क्या है उदारवादी दर्शन का केंद्र बिंदु? व्यक्ति है। मानवीय विवेक में इसकी आस्था है उदारवादी दर्शन का, कि मानव के विवेक में आस्था करती है। व्यक्ति, तीसरा पॉइंट है व्यक्ति साध्य और समाज तथा राज्य साधन। व्यक्ति साध्य और समाज तथा राज्य को साधन कहा गया है उदारवादी में। राजनीति की जड़ें सामाजिक विविधताओं में है। उदारवाद में यह कहा गया है कि राजनीति की जो जड़ें हैं वो सामाजिक विविधताओं में है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श, मानवीय स्वतंत्रता की धारणा और मानवीय अधिकारों में अटूट विश्वास करता है उदारवादी दर्शन। शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध और कानूनी सर्वोच्चता का प्रतिपादन करता है। अगला पॉइंट है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक पद्धति में अटूट विश्वास करता है उदारवादी दर्शन। और अंतिम पॉइंट है लास्ट वाला, अंतर्राष्ट्रीय और विश्व शांति में भी विश्वास करता है उदारवादी दर्शन। इसलिए उदारवादी दर्शन इस मामले में अच्छा है। लेकिन उतना सारा गुण होने के बाद भी कुछ आलोचना भी हुई है इस चीज़ों को, उदारवादी दर्शन को। उन आलोचनाओं में यह कहे गए हैं, पहला पॉइंट है इतिहास व परंपराओं की अपेक्षा अनुचित। दूसरा पॉइंट है राज्य को कृत्रिम या यांत्रिका मानना त्रुटिपूर्ण है। तीसरा पॉइंट है व्यक्ति की निरपेक्ष स्वतंत्रता का विचार त्रुटिपूर्ण है। ये सब आलोचनाएं की गई थी। राज्य द्वारा नियमित स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। मार्क्सवादियों द्वारा आलोचना भी किया गया था। तो ये सब आलोचनाएं की गई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 खत्म हो गई है, यहीं पर एंड। और प्रश्न संख्या 4 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप नीचे वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगला वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ, सी शॉर्ट्स वीडियो फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। थैंक यू।